स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं 10वीं क्लास के आपके सबक जो मीर तकी मीर की एक गज़ल है। बहुत मशहूर गज़ल है और बहुत ही आसान भी गज़ल है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी ये गज़ल है। उर्दू ज़बान में बेहद मशहूर गज़ल ये है। इसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी तरह से गज़ल किसको कहते हैं और इस सबक में क्या क्या सवालात हैं उनके जवाब भी हम यहाँ पे लिख करके आपको दिखाएंगे। साथ ही अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं और कमेंट के ज़रिए से अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर है 10वीं क्लास के और बोर्ड से पहले आप लोगों के उर्दू की तैयारी मैं इसी ऑडियो क्लिप के ज़रिए से करवा दूंगा। आप लोग हेडफोन लगा करके आराम से 15-20 मिनट का जो ये लेक्चर होता है हमारा, उसको सुन करके और तैयार कर सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अच्छे नंबर आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मीर तकी मीर साहब के बारे में। तो ये मीर तकी मीर साहब जो हैं उर्दू के सबसे बड़े गज़लगो शायरों में से एक हैं। इनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है। मीर तकी मीर जो है इन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल भी किया है, तखल्लुस भी कह सकते हैं उसको। उनका मीर है। 1722 ईस्वी में पैदा हुए थे, 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। आगरा में पैदा हुए थे 1722 ईस्वी में और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इस सवाल अब यहाँ पे आ सकता है कि मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनका इंतकाल कब हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो शॉर्ट में आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में लिखा है मीर तकी मीर के बारे में कि मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद मतलब अब्बा का। कुछ दिन बाद ही वो दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा, इंतशार मतलब वो ज़माना जो था बच्चों 1752, 57 और 60 के बीच में जब अहमद शाह अब्दाली वगैरह ने दिल्ली पे हमला किया था और दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसी को इंतशार कहा है। पैदा होने लगा तो मीर तलाशे माश में लखनऊ चले गए। तो ये मीर तकी मीर जो है, जब दिल्ली में ज़बरदस्त हमला हुआ, लोग अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे हो गया, तो वह तलाश माश में यानी रोज़ी रोटी की तलाश में लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मीर के बारे में क्या। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। क्लासिकी उर्दू गज़ल किसको कहते हैं? क्लासिकल जो शायरी है, ठीक है, ये आप मान के चलिए गालिब से पहले की यानी 19th सेंचुरी जो है उससे पहले की शायरी जो थी वो क्लासिकी शायरी कही जाती है। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। इमाम किसको कहते हैं आप जानते हैं, जो हम नमाज़ पढ़ते हैं जो इमाम होता है आगे सबसे रहता है उसी को इमाम कहते हैं। तो ये गज़ल के इमाम हैं। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ व गुदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं। सानी मतलब दूसरा, कोई मीर के बराबर को कोई दूसरा नहीं है। सोज़ो गुदाज यानी उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा गम व अंदाज़ की बातें होती हैं और बहुत ही ज़्यादा दर्द वाली शायरी होती है। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए हैं। उनकी मसनवियों में से बहारे इश्क, शोले इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। ये 3 मसनवियाँ उनकी हैं। मसनवी, अब इसके बारे में अलग से वीडियो हम बना सकते हैं, चैनल पे हमारे वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देख करके मसनवियों के बारे में समझ सकते हैं। फ़ारसी में उर्दू शोरा का एक तज़किरा निकातुश शोरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात लिखी। निकातुश शोरा इनकी एक किताब है जिसमें उर्दू के शायरों के बारे में उस वक्त 1752 ईस्वी में, आप सोच सकते हैं आज से कितने 100 साल पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी उर्दू शोरा के बारे में। ज़िक्र मीर के नाम से इन्होंने अपने बारे में खुद नविश लिखी थी, यानी जो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कोई लिखे उसको खुद नविश्त कहते हैं। ठीक है, सवाने हयात। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। खुदाए सुखन यानी शायरी के खुदा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीर तकी मीर के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ गज़ल है, बहुत प्यारी सी गज़ल है, छोटी सी गज़ल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। जो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 अशार इस गज़ल में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शेर किसको, शेर की जमा शेर जो है इसको कहते हैं एक शेर को।
ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा, दो हिस्सा मिलकर के एक शेर होता है। शेर की जमा होती है अशार, ठीक है, अशार इसको शेर की जमा, यानी 5 अशार है यहाँ पे, ये एक शेर हो गया और 5 अशार, ठीक है। तो शेर कहते हैं ये दोनों हिस्सों को, ये देख रहे हैं आप, एक लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो दोनों हिस्सों को मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं एक शेर। और अगर एक ही हिस्से को कहा जाए, एक हिस्से को अगर हम पूछें क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मिसरा। क्या कहते हैं? मिसरा। तो मिसरे अव्वल, मिसरे सानी, ठीक है, मिसरे अव्वल ये हो गया और सानी ये हो गया, तो इस तरह से दोनों मिसरा मिलकर के एक शेर हो गया। तो 5 अशार हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शराब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, शराब नहीं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब ये तो मैंने पढ़ दिया, अब फिर से यहाँ पे समझते हैं। हस्ती मतलब होता है अपनी ज़िंदगी, और हुबाब मतलब होता है पानी का बुलबुला। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, पानी का बुलबुला, जो बारिश में पानी का बुलबुला फूलता है उसी को कहते हैं हुबाब। तो कह रहे हैं हमारी अपनी ज़िंदगी पानी के बुलबुले के जैसी है, और इसकी नुमाइश, इसका ये जो तमाशा है, इसको ये जो दिखावा है, एक शराब है, एक धोखा है। शराब कहते हैं धोखा को, एक धोखा है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, शायर अपने महबूब की तारीफ़, अपने महबूब के होठों की तारीफ़ कर रहा है। लब मतलब होता है होंठ, नाजुकी उसके होठों के नाजुकी यानी नरमी को क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। उसके होंठ ऐसे हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, नर्म नाजुक, ठीक है। तो आगे शेर देखते हैं, बार बार उसके दर पे जाता हूँ। शायर कह रहा है मैं अपने महबूब के दरवाजे पे बार बार जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। उसके दरवाजे पर उसके दीदार करने के लिए मैं इतनी बार उसके दरवाजे पे गया कि अब मेरी हालत जो है वो एकदम बिल्कुल परेशान हाल हो गया, यानी फटा मजनू हो गया। आगे देख सकते हैं, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। शायर कह रहा है कि मैं जब भी अपने महबूब की गलियों में जाता हूँ और बोलता हूँ, आवाज़ निकालता हूँ, तो मेरा महबूब अंदर से सुन के कहता है कि ये तो आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, उसी घर बर्बाद, यानी जिसका घर बर्बाद हो गया है, उसी आदमी की है जो अपना घर परिवार सब कुछ बर्बाद करके हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। खाना ख़राब कहते हैं मतलब जिसका घर बर्बाद हुआ, ठीक है। आखिरी शेर देखते हैं, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो नीमबाज कहते हैं अधखुली आँखों को, जो आँखें अधखुली होती, जैसे शराबी शराब जब पी लेता है तो उसकी आँखें आधी खुली रहती हैं, तो उसी को नीमबाज कहते हैं। तो कह रहे हैं मेरे महबूब की जो आधी खुली आँखें हैं उसमें सारी मस्ती शराब की सी है। शराब की जितनी मस्तियाँ होती हैं, जितने नशे होते हैं, वो सब के सब मेरे महबूब की आँखों में भर दिया गया है। तो ये देखिए, गज़ल बेसिकली कहते हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। तो गज़ल में इश्क़ आशिकी की ज़्यादातर बातें होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत, बहुत सारी बातें गज़ल में की गई हैं। अब हम यहाँ पे अल्फाज माने कुछ देख लेते हैं, उसके बाद में उसके सवाल जवाब पे हम चलते हैं। अल्फाज माने में देखिए, हस्ती मतलब क्या होता है, हस्ती मतलब वजूद यानी अपनी ज़िंदगी। नाजुकी मतलब होता है नज़ाकत यानी नरमी। हुबाब मतलब होता है बुलबुला, पानी का बुलबुला। और नुमाइश मतलब होता है दिखावा, मुराद दुनिया। और अगला आगे क्या है, इज़्तिराब मतलब होता है बेचैनी, परेशानी। खाना ख़राब मतलब जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद यहाँ पे आशिक है। और नीमबाज मतलब अधखुली। अब यहाँ 2-3 बातें गौर करने की हैं इस सबक के सिलसिले में। वैसे तो आपके उस्तादों ने ये पढ़ा दिया होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आखिरी शेर है इस गज़ल में, कौन सा, ये है, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब यहाँ पे देखिए ये मीर है, तो शायर ने अपने इस आखिरी शेर में अपने नाम को जाहिर किया, तो इसी को कहेंगे जहाँ पे उसका नाम
नाम आ गया तो उस शेर को, आखिरी शेर को, उसको क्या कहेंगे? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। अब यह आप लोग याद रखिए, गज़ल का आखिरी शेर ही मक्ता होता है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है? तेज़ धूप में रेगिस्तान को देखें तो कुछ दूरी पर पानी चमकता हुआ नजर आता है। ये दरअसल रेत ही होती है, पानी होने का सिर्फ धोखा होता है, उसी को शराब कहते हैं और इसी वजह से शराब के एक माने धोखा हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने बता दिया शराब के माने धोखा। गज़ल के दूसरे शेर में होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया गया, उसे तशबीह कहते हैं। तो तशबीह किसको कहते हैं बेटा? अभी हम आगे चल के समझाएंगे उसको कि तशबीह किसको कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल जवाब है, ठीक है। उससे सवाल जवाब से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी चीज़, आदमी या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। इस्म और फ़ेल, ये सारी चीज़ें जो कवायद में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो इस्म कहते हैं किसी चीज़, आदमी, जगह के नाम को। तो मैंने कल इससे पहले वीडियो में बताया था कि इस्म कहते हैं नाम को, ठीक है, और फ़ेल कहते हैं काम को। यानी जो लफ्ज़ से नाम पता चले उसको इस्म कहेंगे, जिस लफ्ज़ से काम का पता चले उसको कहेंगे फ़ेल। सिंपल सा आप समझिए। तो मीर की गज़ल में जितने इस्मों का इस्तेमाल हुआ है उनकी एक फ़हरिस्त बनाना है आपको, और मीर के कुछ और अशार भी याद करने हैं। तो यहाँ पे जैसे हस्ती हो गई, हुबाब है, और शराब है, और लब है, और पंखुड़ी है, गुलाब है, और इसी तरह से आगे आवाज़, और मीर, और आँख, ये शराब, ये सब इस्म हैं। ठीक है, ये सारे अल्फाज जो हैं इस्म हैं। अब हम इसके सवाल जवाब पे आते हैं और दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो सवाल जवाब इसका देखते हुए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3 सवाल है यहाँ पे इस सबक में। आप लोग इसको मैं पढ़ देता हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद में आप लिख सकते हैं। इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? इस गज़ल के हिसाब से इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत है? तो जवाब है, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत वैसी ही है जैसी एक पानी के बुलबुले की होती है। यानी जितनी देर तक पानी का बुलबुला रहता है उतनी ही देर तक इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी है। कहने का मतलब है इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इंसान फ़ानी है। फ़ानी मतलब ख़त्म होने वाला। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब इतना आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है? बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? तो शायर, जवाब इसका है, शायर अपने महबूब का दीदार करना चाहता है, इसलिए वो बार बार उसके दरवाजे पर जाता लेकिन नाउम्मीदी हाथ लगती है। इसलिए बेचैनी के आलम में शायर परेशान हाल हो गया और उसकी हालत ख़राब हो गई है। ठीक है, यहाँ हालतें लिख उठा, लेकिन यहाँ हालत आप लोग ये इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला सवाल क्या है? आखिरी सवाल, शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया? जवाब इसका है, शेर में खाना ख़राब आशिक को कहा गया है। खाना ख़राब के माने हैं जिसका घर बर्बाद हो गया हो। ठीक है, वैसे जवाब आपका इतना ही है, लेकिन इतना भी लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा आपका जवाब हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गज़ल किसको कहते हैं। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, ये हमने बता दिया है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ठीक है, और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ये चीज़ें, 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं जो गज़ल के हर शेर के आखिर में आते हैं। बार बार आने वाले लफ्ज़ को रदीफ कहते हैं, जो एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट होता है। अभी गज़ल को दिखा के हम आपको समझा देंगे। और तशबीह किसे कहते हैं? किसी चीज़ को किसी सिफत की बुनियाद पर दूसरी चीज़ के जैसे बता देना। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर हम कहें आपको कि ज़ैद शेर की तरह है, ज़ैद शेर की तरह है, तो यहाँ पे ज़ैद को शेर की तरह जो हम बता रहे हैं, तो इसमें ज़ैद को शेर की तरह इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि उसमें बहादुरी की सिफत मौजूद है। ठीक है, तो इसको तशबीह कहते हैं। अब हम गज़ल पे अभी आकर के फिर से हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये गज़ल जो थी, हम यहाँ पे काफ़िया और रदीफ़ आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला शेर हो गया, इसको क्या कहते हैं? मतला हो गया। आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता। ठीक है, तो हस्ती अपनी हुबाब की सी है। अब यहाँ पे देखिए, हुबाब हो गया, शराब हो गया, गुलाब, इज़्तिराब, खराब,
और शराब। ये आप लोग देखिए, इतने अल्फाज जितने पे मैंने निशान लगाया है, ये सब के सब क्या हैं, एक ही जैसे काफ़ी आवाज़ वाले अल्फाज हैं। इसको राइमिंग वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, आपने सुन रखा होगा। तो हुबाब, सराब, गुलाब, इस्तराब, खराब और शराब, ये सब एक ही जैसे आवाज़ निकल रहे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है, अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन आवाज़ सबकी एक ही है, वज़न सबका एक है। इसी को कहते हैं काफिया। और आप लोग ये देखिए कि की सी है, 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 ये तीन लफ्ज़ जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी लफ्ज़ को, जो एक ही लफ्ज़ जो बार बार हर शेर में रिपीट हो, उसको कहते हैं रदीफ़। तो तीन लफ्ज़ यहाँ पे है, एक लफ्ज़ भी हो सकता है, दो लफ्ज़ भी हो सकते हैं, रदीफ़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि गज़ल आप लोग समझ गए होंगे किसको कहते हैं, काफ़िया समझ गए होंगे, मतला समझ गए होंगे, मक़ता समझ गए होंगे, तखल्लुस समझ गए होंगे। तखल्लुस किसको कहते हैं, शायर जो शेर में अपने नाम इस्तेमाल करता है, इसी को क्या कहते हैं, तखल्लुस। ठीक है, तखल्लुस इसको कहते हैं, शायर जो शेर में अपना नाम इस्तेमाल करता है। मीर के बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा, सवाल जवाब आप लोगों का हल हो गया यहाँ पे, और सारी तशबीह के बारे में भी आप लोग जान गए हैं, इसम किसको कहते हैं ये भी जान गए हैं। तो सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग अच्छे तरीके से रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपका इससे अगर सवाल आए तो आपका बहुत आसानी से सारी चीज़ें हल हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। मेरी पहले कोशिश रहेगी सारी नज़मों गज़लों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूं, क्योंकि इससे 2-3 सवाल आपका हर हाल में 15 नंबर तक का सवाल बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार करिए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें अपना, और जो कुछ सवाल है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, ये भी आप लोग बता सकते हैं वीडियो के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।